Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about the theories of property. आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी की जो थ्योरीज़ हैं, जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने दी हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी पर। नेचुरल लॉ थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं वो हैं ग्रोटियस, प्यूफेंड्रोफ एंड ब्लैकस्टोन। अकॉर्डिंग टू ग्रोटियस वो क्या कहते हैं कि नेचुरल लॉ थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। नेचुरल लॉ थ्योरी किसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो ओरिजिनली पहले के वक्त में प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं थी, उसका कोई ओनर नहीं होता था, ओनरलेस होती थी, विदाउट ओनर होती थी। लेकिन जो बंदा उसे कैप्चर पहले कर लेता था वो उसका ओनर बन जाता था, जिसकी पोजीशन पहले आ जाती थी वो ओनर बन जाता था। ये पहले कॉन्सेप्ट होता था प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग टू ग्रोटियस। और अकॉर्डिंग टू प्यूफेंड्रोफ वो भी यही कहता है कि ओरिजिनली जो है प्रॉपर्टी पीपल एज अ होल से बिलोंग करती थी, मतलब सबकी जॉइंट प्रॉपर्टी होती थी, किसी एक की नहीं होती थी, क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं होता था। तो इंडिविजुअल ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त पे कि सेपरेट ओनरशिप जैसे अब के दौर में है, हर बंदे की अपनी प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, तो उसकी इंडिविजुअल ओनरशिप है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब वो क्या कहते हैं कि पहले इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन कैसे आया ये प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। जब कोई बंदा एग्रीमेंट कर लेता था, कोई चीज़ एग्रीमेंट साइन कर लेता था या म्यूचुअल कंसेंट से, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब प्रॉपर्टी शिफ्ट करती थी तो फिर आया था कॉन्सेप्ट प्राइवेट ओनरशिप का। ये है नेचुरल लॉ थ्योरी कि प्रॉपर्टी जो है उसमें ग्रोथ कैसे हुई है। तो ओरिजिनली जो चीज़ें थी पहले ओनरलेस होती थी, तो उसके बाद इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आए ये हमें बताती है नेचुरल लॉ थ्योरी। उसके बाद हम आ जाते हैं मेटाफिज़िकल थ्योरी पे। मेटाफिज़िकल थ्योरी के जो सपोर्टर हैं वो हैं कैंट एंड हेगल। कैंट एंड हेगल ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि थिंग इज़ राइटफुली माइन। एक प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूँ, ठीक है, मैं उस प्रॉपर्टी को पोजेस करता हूँ, उस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूँ। हु एवर यूज़ इट विदाउट माई परमिशन। अगर उसको कोई भी दूसरा बंदा या कोई और पर्सन उसको मेरी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करता है या मेरी प्रॉपर्टी में विदाउट माई परमिशन आता है, तो इसका मतलब है कि उसने मुझे इंजरी कॉज की है, ठीक है, उसने मुझे इंजर किया है, उसने मुझे हार्म किया है। ये कॉन्सेप्ट है मेटाफिज़िकल थ्योरी का कि जो पोजेशन रखता है जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो प्रॉपर्टी उसकी होती थी, और उस प्रॉपर्टी में अगर कोई बगैर इजाज़त के दाखिल हुआ है या बगैर इजाज़त के उसे यूज़ किया है, तो इसका मतलब उसने उसे हार्म किया है। ये था कॉन्सेप्ट मेटाफिज़िकल थ्योरी का। नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। इसका जो सपोर्टर है वो था बेंथम। अब हिस्टोरिकल थ्योरी में दरअसल स्टेजेस बताई हुई हैं कि फर्स्ट स्टेज के थ्रू और सेकंड और थर्ड स्टेज के थ्रू ये ग्रोथ कैसे हुई थी, कैसे कॉन्सेप्ट आया पोजेशन से ओनरशिप तक का, इंडिविजुअल ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप तक का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो हिस्टोरिकल थ्योरी जो है वो बताती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है ना, वो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हुई, उसकी कैसे हुई। इसमें 3 स्टेजेस बताई हुई हैं इस हिस्टोरिकल थ्योरी में। पहली स्टेज क्या है कि सबसे पहले लोगों के पास आती थी नेचुरल पोजेशन, जिसकी हमने बात की है नेचुरल थ्योरी में। नेचुरल थ्योरी में हमने क्या बात की थी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था, ओनरलेस थिंग के ऊपर कोई भी बंदा आकर कब्जा कर लेता था, कोई भी उसे सबसे पहले कैप्चर करता था तो वो उसका ओनर बन जाता था। तो ये थी नेचुरल पोजेशन के ओनरलेस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी की पोजेशन आ गई। ये पहली स्टेज थी जिसके थ्रू सिर्फ पोजेशन आती थी। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि ज्यूरिस्टिक पोजेशन आई। ज्यूरिस्टिक पोजेशन कैसे आई, जिसमें डी फैक्टो और डी ज्यूरे पोजेशन होती है, और ये बेस करती है दोनों के ऊपर, फैक्ट भी होता है इसमें और लॉ भी होता है इसमें। लेकिन थर्ड वन क्या है, थर्ड स्टेज क्या थी, इसमें प्योरली लीगल कंसेप्ट आया ओनरशिप का, ठीक है। पहले जो है वो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तमाम लोग इकट्ठे रहते थे, उनकी इकट्ठी ओनरशिप होती थी। उसके बाद जब फैमिलीज़ टूटी, जब वो सेपरेट हुई, उसके बाद कंसेप्ट आया ओनरशिप का, जो कि प्योरली लीगल कंसेप्शन थी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है पॉजिटिव थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। इसके जो सपोर्टर है वो है स्पेंसर। स्पेंसर ने कहा कि वो सपोर्ट करता था इक्वल फ्रीडम के, इक्वल फ्रीडम को सपोर्ट करता था। वो हमेशा बात करता था इक्वल फ्रीडम की। कैसे? उसने कहा कि जो प्रॉपर्टी है ना वो रिजल्ट होता है एक बंदे की इंडिविजुअल लेबर पर। जो कोई बंदा मेहनत करता है वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। ऐसे ही किसी भी ज़मीन पर जाकर काबिज हो जाना विदाउट एनी एफर्ट, तो ये जो है इसको हम ओनरशिप नहीं कहते। तो उसने कहा कि अगर कोई पर्सन एफर्ट नहीं करता तो फिर उसके पास वो ओनरशिप नहीं होती। अगर कोई एफर्ट नहीं है तो ओनरशिप भी नहीं है। जो कोई बंदा लेबर मतलब एफर्ट करता है तो उसको ही प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। इसके सपोर्टर जो है वो बेंथम है। अब ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि ये एक्विजिटिव टेंडेंसी ऑफ मैन है टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी। मतलब एक पर्सन के माइंड से ये चीज़ रिलेट करती है। हर इंडिविजुअल की ये डिज़ायर होती है कि वो चीज़ों को ओन कर सके। ठीक है, ये ऑल टुगेदर अ कंसेप्शन है एक माइंड की कि कितनी एक बंदे की कैपेसिटी है या टेंडेंसी है कि वो किसी चीज़ को एक्वायर कर सके। तो जितनी जिसकी कैपेसिटी होगी उतनी ही वो चीज़ें ओन कर सकेगा। उसके बाद आ जाती है सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। इसके जो सपोर्टर्स हैं वो हैं जेंक्स एंड लास्की। ये कहते हैं कि ये एक प्राइवेट राइट नहीं है ओनरशिप का, ये प्राइवेट राइट होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो कहते हैं ये एक कलेक्टिव राइट होना चाहिए सोसाइटी के लिए, ताकि इसको सोशल फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सके। कोई भी लैंड है या कोई भी चीज़ है उसे सोशल फंक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल प्राइवेट के लिए यूज़ करना चाहिए। वो कहते हैं ये प्राइवेट राइट नहीं होना चाहिए, सबका कलेक्टिव राइट होना चाहिए, ताकि सोसाइटी की मैक्सिमम जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके, मैक्सिमम नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो जेंक्स एंड लास्की जो है वो यही बात करते हैं कि किसी को भी ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करे या फिर उसको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज़ करे। किसी भी प्रॉपर्टी को सोसाइटी के पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए, सोशल फंक्शंस के लिए यूज़ करना चाहिए इन अ प्रॉपर वे। तो ये था थ्योरीज ऑफ प्रॉपर्टी, and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.